जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे थोड़ा टाइम लग गया वीडियो लाने में, और यह नई वीडियो है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। यह साइंस के जो जीव विज्ञान का चैप्टर है, और उसकी वीडियो है साइंस के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। आप लोग जानते होंगे, चैप्टर का नाम समझ कर ही देख कर ही जान गए होंगे कि यह डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र का यह मतलब नोट्स है, और इसको बनाया गया है। अब देखिए, इसमें कुछ है, जैसे वो स्लाइड वाला जो वीडियो होता है उसमें ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती, तो इसमें अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी का अध्ययन जो है, जीवों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। जीवों का अध्ययन मतलब बायोलॉजी। जीवों की विशेषताएं, इसको मैं बस आप लोगों को क्या बोलते हैं उसको, रिवीजन के तौर पर आप लोगों की वीडियो रहेगी। आप लोगों को पूरी तरह से समझाया नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। तो चलिए देखते हैं, जीवों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। जीवों की विशेषताएं जो होती है, जीव वृद्धि करता है, प्रजनन, पर्यावरण की प्रकृति को समझ पर्यावरण को प्रतिक्रिया करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। पादपों और जंतुओं के में पोषण जो होता है वह कैसे होता है, तो उसको देखेंगे कि पादप और जंतु में पोषण कैसे होता है। तो पादप और जंतु में पोषण को देखेंगे कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। आगे देखते हैं कि पोषण तत्व कौन कौन से होते हैं। तो वे तत्व जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषण तत्व कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मनुष्य मुख्य पोषक तत्व हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। खनिज और विटामिन की कमी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, और इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषण तत्व भी कहते हैं। मैग्नीज, जिंक, ये सब लोहा का कापर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब होता है किसमें, मतलब ये जो होते हैं पोषक तत्व में आते हैं। अब देखते हैं पोषक तत्व पोषण के जो तरीके होते हैं उसमें कौन कौन से मुख्य हैं। तो पोषण के तरीकों में जो सबसे मुख्य है उसको देखेंगे कि पोषण के तरीकों में जो है स्वपोषी और विषमपोषी, यह दो तरीके होते हैं। स्वपोषी में जो होता है, स्वपोषी में क्या होता है कि पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। हरित पादप और नील हरित शैवाल पोषण की स्वपोषी विधि का अनुसरण करते हैं। आगे देखते हैं कि पोषण पादपों में जो पोषण होता है, जो पादप में पोषण होता है उसको देखेंगे। तो पादप में पोषण कैसे होता है और क्या होता है उसके बारे में समझते हैं कि हरे पौधे हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं सूर्य की उपस्थिति में नहीं भोजन बनाते हैं, एवं सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और कच्चे माल और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहाँ पर भोजन बनाते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं कहाँ पर भोजन बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधे करते हैं, और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। मतलब यह समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O। इस तरह से तीर मारेंगे, यह होता है जो इसके ऊपर जो सनलाइट और जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी, सन एनर्जी। और यहाँ पर क्लोरोफिल होता है, और उसके बाद यह जो बनता है वो होता है C6H12O6 फिर 6H2O, और उसके बाद बनता है 6O2। यह ऑक्सीजन निकल जाता है। आगे देखते हैं कि पत्ती में क्लोरोप्लास्ट क्लो
क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, जो पत्तियां हरी होती हैं उसमें। और देखिए इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। देखिए विषम पोषी पोषण जो होते हैं, पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है विषम पोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी और विषम पोषी में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा फोटो तिरछे है, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, वो उतना समझ जाएंगे। देखिए हरित पादप और हरित शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषमपोषी प्रकार का अनुसरण करते हैं। विषमपोषी पोषण को आगे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। मृतोपजीवी पोषण, प्राणी समपोषण, उसके बाद होता है परजीवी पोषण। परजीवी में आता है जीवाणु, कवक, मलेरिया, परजीवी, अमरबेल और जोंक। मृतोपजीवी जो होते हैं उसमें देखेंगे, मृतोपजीवी जो होते हैं पोषण में जीव भोजन पर पाचन रसों का स्राव करता है, जैसे फंगस और कवक, उसके बाद जीवाणु। प्राणी संपोषण में क्या होता है उसको देखेंगे। प्राणी संपोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद अधिकांश जानवर पोषण के इस तरीके को अपनाते हैं। अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, उच्च श्रेणी के जंतु आदि। देखिए ये क्लास जो है आप लोगों के लिए बनाई गई है और आप लोग इसमें थोड़ी अपनी भी जागरूकता दिखाएंगे तो मेरे लिए एक चीज़ अच्छा रहेगा कि मैं भी कह सकूँगा कि मैं भी कहीं किसी को बताता हूँ और कोई चीज़ सिखाता हूँ। और आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है अच्छी है तो आप लोग क्या करिएगा कि एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और 2-4-10 शेयर दबा के कर दीजिए, क्योंकि अभी मैं शुरू किया हूँ। नया आदमी नई फील्ड में उतरने के बाद ऐसे ही होते हैं। देखिए क्योंकि टाइपिंग करने में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इस वजह से मैं इस तरह से लिखे हुए को ही बता दे रहा हूँ। तो ये सब रिवीजन है और यह ग्रुप टी जो परीक्षा हो रही है उसके लिए यह रामबाण साबित हो सकता है। आगे देखते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन में देखेंगे, पाचन जो होता है उसके लिए उसमें क्या, पाचन में क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें पाचन में होती हैं। तो भोजन के ऐसे सरल पदार्थ में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, उत्तक विकास और मरम्मत के लिए करते हैं उन्हें हम लोग पाचन कहते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट और प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लूकोज। देखिए कार्बोहाइड्रेट ये सब हाईलाइट करने पर क्या हो रहा है कि ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। इस तरह से पेन वाला सही रहेगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है पचने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है, वसीय अम्ल, प्रोटीन एमिनो अम्ल का। आगे देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि विटामिन और मिनरल्स यानी खनिज शरीर में पाचन नहीं होता है। देखिए विटामिन कोई भी हो, चाहे वो विटामिन बी, सी, ए, डी कोई भी हो, उन सब विटामिन का शरीर में पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो विटामिन होती हैं उनका शरीर में पाचन नहीं होता है। पहले से ही सूक्ष्म होते हैं, ये मतलब जो खनिज होते हैं या पहले से इस माइक्रोन में होते हैं। अब इनमें अंततः विभाजन संभव नहीं हो पाता है, जैसे दूध में उपस्थित कैल्शियम का। ये देखिए 143 पेज का PDF है। इसको मैं लगभग 2 या 3 पार्ट में इन सब चीज़ों को बता दूंगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर पढ़ेंगे और अपनी जो है सीमाओं को बढ़ा लीजिए ताकि पढ़ने में मज़ा आ जाए। आगे देखते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम तक हो गया था। आगे देखते हैं कि पाचन के भाग जो होते हैं कौन कौन होते हैं। तो मुख, ग्रसनी, अमाशय, यकृत
छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद मलाशय। जैसे क्या होता है कि जब कोई आदमी इस तरह से मुख से खाना खाता है और उसके बाद एक नली होती है, यहाँ से एम हो गया, मान लीजिए मुख इधर से खाना इंटर किया और मुख में आया, फिर उसके बाद आ जाएगा ग्रासनी, ग्रास नली इसको बोलते हैं, ग्रास नली। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है अमाशय, इस तरह से जे जे आकार का होता है, इसको जे आकार का बोलते हैं। अमाशय जे आकार का होता है, इसमें जाता है। फिर अमाशय से छोटी आंत में, उसके नीचे छोटी आंत इस तरह से होती है। छोटी आंत का नाम बस छोटा होता है लेकिन वह बड़ी होती है, और बड़ी आंत जो होती है नाम में बड़ा होता है लेकिन वह छोटी होती है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आगे देखते हैं कि फिर जब उसके बाद जो स्टेप होते हैं इसके, मतलब पाचन के जो स्टेप होते हैं, जो चरण होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण और मलत्याग। इसके बाद देखते हैं कि मानव पाचन तंत्र की संरचनाएं जो होती हैं, ये सब आहार नाल और संबंधित ग्रंथियों के सहारे जो होता है कि पाचन होता है, जिसमें मुख, एसोफेगस, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आता है आहार नल के अंदर। इन सब मतलब पाचन के अंदर। अब देखिए जो ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि और यकृत, फिर अग्नाशय होता है। आहार नाल की लंबाई जो होती है 9 मीटर से या 33 फीट के करीब होती है, 33 फीट आप लोग कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। बहुत तगड़ा रिवीजन है, आप लोग धीरे धीरे से ही, मतलब ये जो वीडियो है आप इसकी स्पीड अगर देख रहे हैं तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, ऐसा नहीं है, बढ़ा कर देखेंगे तो आपकी रिवीजन जल्दी हो जाएगा। देखिए मुख, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल नहीं सकता हूँ, जल्दी जल्दी बोलूँगा तो गला सूख जाएगा और बोलने में दिक्कत होगी। तो आगे देखते हैं कि मुख गुहा, मुख गुहा के अन्य अन्य नाम जो होता है उसको हम लोग बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी या माउथ बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं दांत के बारे में। दांत का अध्ययन को हम लोग डोंटोलॉजी बोलते हैं। ओडेंटोलॉजी ये इंग्लिश होगा। हमारे दांत की ऊपरी सतह जो मौजूद होती है उसको हम लोग इनामेल बोलते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में सबसे समस्त हिस्सा होता है। सबसे सख्त हिस्सा, मतलब सख्त मतलब मजबूत। कौन सा हिस्सा? मजबूत, सबसे मजबूत हिस्सा होता है। यह इनामेल जो होता है सबसे मजबूत होता है, याद रखिएगा। इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए शिशुओं में दांतों की संख्या क्या होती है? 20 होती है, और वयस्कों में जो दांतों की संख्या होती है 32 होती है। वयस्क में दांतों का जो सूत्र होता है 21 और 23 होता है। 21 23 बटे 21, 23 गुणे 2 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ऊपर के दांत हो जाएंगे, तो 3 3 6 2 8, 8 दूना के 16 दांत ऊपर और 16 दांत नीचे। इस तरह से आप ये मत कर दीजिएगा कि इसको काट कर एक और दांतों की संख्या बस 2 ही ला देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे होता है इस कर से ऊपर का दांत, इस तरह से नीचे का दांत, इन सब का दुगुना करेंगे तो 16 ऊपर 16 नीचे, यानी पूरे 32 दांत हो जाएंगे। यह फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? ये 21 गुणे 21 23 बटे 21 23, यह वयस्कों के लिए होता है। और 21 0 बटे 21 0 2, ये सब बच्चों के लिए होता है, जो जिसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर के दांत 5 है, 5 और ये 5 इसको जोड़ेंगे तो 5, 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ऊपर के दांत 10 और नीचे के दांत भी 10, तो हो जाएंगे पूरे दांतों की संख्या 20 हो जाएगी, याद रखिएगा। इसमें जो दांतों के प्रकार होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक होते हैं। इनकी संख्या यह दी गई है 8 4 8 और 12। कृंतक जो दांत होते हैं नीचे 4 होते हैं, ऊपर 4 होते हैं, यानी 8 होते हैं। रदनक जो 4 होते हैं, और अग्रचवर्णक 4 होते हैं, और चवर्णक 12 होते हैं, याद रखिएगा। कृंतक दांत जो बच्चों में होते हैं 8 होते हैं, रदनक 4 होते हैं। अग्रचवर्णक दांतों की संख्या 0 होती है, लेकिन चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है। ये सब याद रखने की बातें हैं, ये सब पूछ देता है पेपर में डायरेक्ट। यह देखिए ऑनलाइनर नहीं है, ऑनलाइनर पढ़ेंगे तो क्या होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन इसमें आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सीखिए, और ये सब चीज़ें परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है। तो अम्ल, अम्ल नहीं, अक्ल दांत जो बोलते हैं हम लोग, अक्ल दांत जिसे जिसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं,
कहते हैं कि जो विजडम टीथ है कितने वर्ष के बाद आता है, 18 वर्ष के बाद निकलता है। इसकी दांतों की संख्या 4 होती है। यह चवरड़क जो दांत होते हैं जो अंत में, जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका बोलते हैं, यह क्या बोलते हैं इसको, जबड़ा है, और जबड़े में मान लीजिए कि इस तरह से दांतों का जबड़ा है इस तरह से, और ये सब दांत हैं जो छोटे छोटे मैं सेट कर रहा हूँ इधर से। तो ये लास्ट में निकलता है इस तरह से चीरता फाड़ता हुआ, और बहुत दर्द करता है। तो यही होता है अक्ल दांत। अक्ल दांत यानी विजडम टीथ। देखिए कृंतक, ये अक्ल दांत को हम लोग अक्ल दांत को हम लोग अवशेषी अंग भी बोलते हैं। कृंतक में देखेंगे, कृंतक जो होता है, कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। कृंतक क्या करता है, कृंतक कहाँ पाया जाता है, तो चूहा में, खरगोश में ज़्यादातर विकसित होता है। देखिए कृंतक दांत जो होता है इसे स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। जैसे जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके देखेंगे तो नीचे वाले मसूड़े में इस तरह से 2 दांत इस तरह से चूहे के जैसे निकल जाएंगे, और इस तरह से मान लीजिए कि उनका ओठ है इस तरह से, इस तरह से है, और उन लोग का ऐसे निकला, थोड़ा सा दांत चियारेंगे तो थोड़ा सा मुंह खोलते हैं तो जैसे लगता है चूहा है। तो लोग बोलते हैं बाबू बाबू स्माइल करो, तो स्माइलिंग टीथ से समझ सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वही नीचे की तरफ आता है, और यह जो दांत होता है नीचे वाली साइड जो जमता है यानी उगता है। अब देखेंगे कि यह भोजन के को काटने के काम आता है। अब देखिए रदनक, रदनक में दांतों की संख्या 4 होती है। नुकीले होते हैं, चीर फाड़ करने के काम आते हैं, मांसाहारी जीवों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। अग्रचवर्णक जो होते हैं 8 होते हैं, इनका कार्य पीसना होता है। और उसके बाद जो चवर्णक होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, और इनका काम जो होता है लार को, यह जो लार होती है, लार जो होती है उनको मिलाना और पीसना होता है और महीन करना होता है। देखिए मानव में दांतों की विशेषताएं जो होती हैं, ग्रीव दंती और विषम दंती और द्विल बार दंती होते हैं। जो 12 बार जो दांत 12 जो 12 दांत होते हैं वह जीवन में एक ही बार आते हैं, लेकिन उनको वो क्या होता है कि जैसे 20 दांत तो इस तरह से बचपने में जम जाते हैं ऊपर नीचे, जो बचपन वाले दांत होते हैं 20 दांत होते हैं, और 12 दांत जो बाद में आते हैं वो एक ही बार आएंगे, और ये वाले 20 वाले जो होते हैं 2 बार आते हैं। तो यही कहने का मतलब है। तो जीवन में 2 बार जो दांत आते हैं वृद्धावस्था तक गिर जाते हैं। देखिए जीभ क्या होती है, जीभ एक पेशीय अंग है, जो मांसल पेशीय अंग है। यह कहाँ से कहाँ तक जुड़ी होती है इसको आगे देखते हैं कि यह एक जो हड्डी होती है उससे जुड़ी होती है, और इसकी लंबाई जो होती है लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब होती है। आगे देखते हैं स्वाद कहाँ से आता है। स्वाद क्षेत्र क्या होता है, स्वाद क्षेत्र कसैला जो होता है पीछे की साइड होता है जीभ में। जीभ का अगर इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पीछे की साइड कसैला, और खट्टा देखते हैं जीभ के दोनों साइडों पर जो होता है, यहाँ पर इस तरह से खट्टा खट्टा महसूस होगा इस वाले पॉइंट पर। और फिर उसके बाद जो स्वादहीन होगा मध्य में, बीच में जो होता है स्वादहीन होता है। और उसके बाद जो होता है मीठा जो होता है वह आगे की तरफ, जो आगे की तरफ होता है मीठा। और कड़वा जो है अंदर अंदर, जैसे यहाँ पे एकदम अंदर पीछे की साइड जो होता है, यहाँ पे तो खट्टा लगेगा यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद अंदर जो होता है कड़वा लगता है। देखिए नमकीन जो होता है आगे किनारे पर इस तरह से, यहाँ पर जो होता है इस वाली पॉइंट पर जो किनारे पर जो नमकीन लगता है। पेली पैली पैपीला देखते हैं क्या होता है। ऊपरी सतह पर कई प्रकार के पैपीला होते हैं जो छोटे छोटे उभार होते हैं जिनमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाएं क्या होती हैं, पैपीला के भीतरी अंतः स्थापित स्वाद बोध के लिए जिम्मेदार स्वाद कलिकाएं 2000 से लेकर 8000 की संख्या में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं कि मुख गुहा। मुख गुहा क्या होता है, मुख गुहा में ही लार पाई जाती है। जबड़े के नीचे और पीछे 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमेंडुअल, ये सब तीनों ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, पैरोटिड और सबलिंगुअल और सबमेंडुअल, ये सब तीनों ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है तीनों में सबसे बड़ी होती है। सबलिंगुअल जो होती है सबसे पीछे होती है, और सबसे छोटी होती है। और सबमेंडुअल जो होती है सबसे ज़्यादा जो लार का स्राव करती है या
70 से 75% के करीब। देखिएगा इन सब चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए कि लार का पीएच मान होता है, जो पीएच मान होता है वह 6 से 8 होता है और यह एक अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, एसिड होता है। लार ग्रंथियों में उपस्थित लार में 98%, जैसे 98% क्या होता है, जल पाया जाता है। लार में महत्वपूर्ण एंजाइम जो होते हैं स्लाइवरी और टाइलिन और इमाइलेज, ये तीनों पाए जाते हैं। स्टार्च को पचाता है लार। स्टार्च को शुरू में ही स्टार्च पूछ देता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ पर शुरू हो जाता है, तो मुख के अंदर ही शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि मुख के अंदर ही स्टार्च का पाचन शुरू हो जाता है। स्टार्च का पाचन मुख के अंदर ही शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर चलिए देखते हैं स्टार्च का जो लार ग्रंथियां होती हैं इसको माल्टोज में तोड़ देती हैं, और माल्टोज जो होता है 2 ग्लूकोज से मिलके बना होता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। आगे देखते हैं बोलस क्या होता है। बोलस बोलस जो होता है उसके बारे में देखेंगे कि बोलस क्या होता है। तो ये बोलस जो होता है लार और भोजन के मिलने के बाद जो बोलस बनता है, जैसे जब हम खाना खाते हैं यहाँ से मुंह से अंदर जब खाना जाता है तो यहाँ पे लार ग्रंथियाँ मिल जाती हैं। इसके बाद जब यहाँ पे जैसे एक नली के नीचे जब जाता है, जो खाना नीचे जाता है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे खाना है जा रहा है, यहाँ पे अटका हुआ है नली में, तो इसको हम लोग बोलस बोलेंगे, इस वाले खाने को। अब देखिए भोजन नलिका जो होती है, पाइप ग्रास नली जो होती है, या बोलस का को क्रमानुकुंचन मतलब ऐसे दबाते हुए जैसे जाएगी, जैसे ब्लोअर से जब हम लोग पानी दबाते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि क्रमानुकुंचन गति को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे जब गांव में पानी चलाया जाता है पाइप के द्वारा, तो पानी जो होता है पाइप में कैसे जाता है, तो वो तो चलने के बाद जब पाइप को जैसे फिर से दोबारा रिकलेक्ट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं देसी भाषा में बटोर देते हैं, मतलब उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, गोल करते हैं, तो उससे पहले पानी को उठा उठा के ऐसे उससे निकाला जाता है पाइप से। तो पाइप से जब पानी निकाला जाता है तो उस क्रिया उसी वैसे ही ये भोजन ढकेलते हुए एक पीछे का जो नली होती है थोड़ी सिकुड़ेगी, और अंदर की इधर से ऐसे ये पीछे वाली जो सिकुड़ जाएगी, इधर से दोनों तरफ से दबाव लगाएगी, और इधर नीचे वाली थोड़ी सी फैल जाएगी। फिर इधर से इसके नज़दीक जब भोजन यहाँ पे आया तो ये वाली सिकुड़ेगी, इस तरह से सिकुड़ती है और फैलती रहती है, इस तरह से भोजन नीचे जाता है। देखिए भोजन नलिका में क्रमानुकुंचन तो हो गया, यह पेट तक पहुंचाया जाता है क्रमानुकुंचन विधि द्वारा। लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं इस नली में, जो पाचन ग्रंथियां होती हैं अनुपस्थित होती हैं, यह ग्रास नली में। इसको हम लोग अन्य नाम जो होता है ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि इसको ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है। अमाशय जो होता है जठर या पेट या स्टमक, इसको हम लोग देखते हैं, यह जे आकार, अंग्रेजी के अक्षर जे, जैसे इस तरह जेड फॉर जेबरा, जे बोलते हैं, जे फॉर जेबरा, और इसको ऐसे होता है। और आहार नाल सबसे चौड़ा भाग होता है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग जो होता है अमाशय ही होता है। पेट में खाना लगभग 4 से 5 घंटे अमाशय में होता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस, इसको हम लोग बोलते हैं। आगे देखिएगा कि जो ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजेनेटिक और पैप्टिक, यानी मुख्य कोशिकाएं। देखिए ऑक्सीजेनेटिक में एंजाइम को सक्रिय करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सक्रिय करता है, और यह पेप्टिक जो होता है केवल एंजाइम को ही सक्रिय करता है। आगे देखेंगे कि पेप्सिन जो होता है ये सीएल को सक्रिय करके
पेप्सिनोजेन जो होता है अक्रिय होता है, लेकिन जो होता है हाइड्रोक्लोरिक के मिलने के बाद क्या हो जाता है, यह पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन जो होता है सक्रिय होता है। प्रोरेनिन जो होता है यह भी अक्रिय होता है, और जब रेनिन HCl मिल जाता है उसमें तो यह रेनिन सक्रिय हो जाता है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन को पेप्सिन में जब हम लोग प्रोटीन जब पेप्सिन से मैच करता है तो यह पेप्टाइड्स बनाता है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, केसिन नाम का, केसिन जो होता है जो दूध में पाया जाता है प्रोटीन होता है, यह मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन। यह केसिन जब है रेनिन से प्रक्रिया करता है रेनिन के साथ तो यह क्या करता है, पैरा केसिन बनाता है, और पैरा केसिन जो होता है यह दूध को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। दूध जो इसका पीएच मान होता है, जो HCl होता है उसका पीएच मान जो होता है 1.5 से लेकर 1.8 के बीच होता है। इसे अम्लीय माध्यम में उपलब्ध करवाता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। सेलेस्मा झिल्ली इसे एसिड से जलने से बचाती है। सेलेस्मा झिल्ली को इंग्लिश आप लोग नोट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इसमें, आप लोग नोट करिएगा कमेंट बॉक्स में। सेलेस्मा झिल्ली जो का आप लोग नोट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अब देखिए यह सेलेस्मा झिल्ली क्या करती है कि जैसे क्या होता है कि अमाशय में एक झिल्ली होती है, जैसे यहाँ से भोजन आया तो ये इसके किनारे किनारे होती है, और इस किनारे किनारे अमाशय की रक्षा करती है। देखिए भोजन जो होता है, भोजन उसके बाद सेक्रीशन जो होता है, भोजन में जो स्राव होता है उसके बाद जो होता है इस HCl मिलने के बाद, सब चीज़ मिलने के बाद अमाशय में इसको बन जाता है यह काइम। ये पूछ देता है कभी कभी कि काइम कब बनता है, तो अमाशय के बाद जो भोजन होता है उसे हम लोग काइम बोलते हैं। अब देखते हैं छोटी आंत में जब भोजन जाता है तो क्या होता है, छोटी आंत को लेकर क्या मतलब फैक्ट हैं। तो छोटी आंत की लंबाई जो होती है 6 मीटर से लेके लगभग 6.5 मीटर के करीब होती है, और यह लगभग 7.5 मीटर के मतलब लंबाई में पाई जाती है। इसका व्यास जो होता है 1 इंच के करीब होता है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यकृत और अग्नाशय अपना स्राव छोटी आंत के डेडुनम हिस्से में भेजता है। हिपैटो पेंट्रियाटिक डक्ट जो होता है, यकृत जो होता है प्लस अग्नाशय को बोलते हैं। देखिए पोषक तत्व और तत्व प्रोटीन और जो जो शर्करा के अवशोषक होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, तो एमिनो एसिड, मोनोसेक्राइड, माइक्रोबिली और खून, हृदय, शरीर के अंग। पोषक तत्व के अवशोषण जो वसा में करते हैं उनको देखते हैं, फैक्टिक एसिड, ग्लिसरॉल, माइक्रोबिली, ट्राइग्लिसराइड्स, लसिका, गांठ, हृदय और शरीर के अंग। उसके बाद देखेंगे यकृत को हम लोग, तो यकृत के बारे में देखेंगे कि लीवर की आंतरिक कोशिका को हिपैटिक कोशिका कहा जाता है। क्या बोला जाता है, हिपैटिक कोशिका कहा जाता है, जिसमें पुनः निर्माण का सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। अध्ययन हिपैटोलॉजी बोलते हैं। यकृत के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजी। और लीवर यानी यकृत को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, इसे हम लोग जिगर भी बोलते हैं। अब देखते हैं हमारे शरीर का आंतरिक भागों की सबसे भारी जो होता है यही होता है, लगभग 1.5 किलो से लेके 1.7 किलो के करीब होता है। और सबसे बड़ा अंश होता है बाह्य अंगों में चमड़ी, त्वचा, यानी चमड़ी या त्वचा बोल सकते हैं इसको, सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए शरीर के अंदर जो होता है, शरीर जैसे इस तरह से मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे बन गया, और इसके शरीर के अंदर जो होता है सबसे बड़ा अंग जो होता है यकृत होता है। याद रखिएगा कि यकृत होता है शरीर के अंदर, लेकिन शरीर के ऊपर जो होता है वह क्या होता है, त्वचा होता है। याद रखिएगा स्किन इसको हम लोग बोलते हैं। यह रंग गहरे भूरे रंग का होता है। यह यकृत सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। याद रखिएगा ये सब। आगे देखते हैं यकृत के कार्य। यकृत के कार्य देखेंगे, ग्लूकोज
ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। यह क्या करता है? संग्रहण का मतलब कि इकट्ठा करता है। पित्त रस का निर्माण करता है। इसे मानव शरीर का भंडार कक्ष यानी स्टोर रूम को मतलब भंडार कक्ष भी कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं। आगे देखते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के का संग्रहण करता है। एल्कोहल और ड्रग्स का चयापचय मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। शराब की अधिकता से लीवर क्या होता है? शराब की अधिकता से लीवर खराब होने लगता है। लीवर में एक बीमारी होती है लीवर सिरोसिस। क्या होती है? लीवर सिरोसिस क्या होती है? लीवर सिरोसिस नाम की एक बीमारी होती है जो शराब पीने से होती है। नोट देखते हैं, शराब का पाचन आमाशय द्वारा, लेकिन जहरीले जो तत्व होते हैं लीवर में जमा हो जाते हैं। इसीलिए शराब से जो जहरीले तत्व होते हैं वह लीवर में जमा होने के कारण ही लीवर खराब होता है। विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। कफर कोशिकाएं और फेगोसाइटोसिस का भक्षण करती हैं, जो ये सब मतलब इन सब के अंदर होती हैं। कफर कोशिकाएं पाई जाती हैं लीवर के अंदर। देखिए, पित्त रस के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पित्त रस क्या होता है और पित्त रस कैसे काम करता है शरीर के अंदर। देखते हैं कि पित्त रस जो होता है इसको हम लोग बाइल जूस भी बोलते हैं। यकृत से यह बनता है। यह यकृत द्वारा उत्पादित होता है, याद रखिएगा। जबकि यह पित्ताशय में गॉल ब्लेडर इसको बोलते हैं, गॉल ब्लेडर में जमा होता है। वसा का 95% पायसीकरण यह जो है पित्त रस करता है। वसा या वसीय अम्लों का को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पायसीकरण कहलाता है। पित्त रस के द्वारा होता है, मतलब जो वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना ही जो होता है पित्त रस का काम होता है। पित्त रस जो होता है 600 से लेकर 700 मिलीलीटर प्रतिदिन उत्सर्जित होता है और उत्पन्न होता है। पित्त रस बिलिरुबिन और अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल के उत्सर्जन में मदद करता है। इसका पीएच मान जो होता है 7.9 से लेके 8.5 के बीच होता है, यानी यह एक क्षारीय प्रकृति का जो है रस होता है। क्षारीय प्रकृति का यह रस होता है, याद रखिएगा। किस प्रकृति का रस होता है? क्षारीय प्रकृति का। यह पीला भी होता है और हरा भी होता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। देखिए, अगर आप लोगों को यह नोट्स चाहिए तो आप लोग क्या करिएगा, इस चीज़ को अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग को मैं एक टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम लिंक नहीं, व्हाट्सअप पे क्या करूँ, व्हाट्सअप पे नहीं, जैसे एक होता है यूट्यूब पे ही हम लोग एक जैसे जो ड्राइव वाला नोट्स होता है, ड्राइव वाली फाइल जो होती है उसका लोकेशन दे देंगे, पिन कर देंगे, तो आप लोग सीधे न टेलीग्राम में जाकर न सीधे कहीं जाकर सीधे उसी ड्राइव वाले फोल्डर में जाएंगे। जो ड्राइव का फोल्डर होगा उसमें जाएंगे तो ये नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। और एक ही फाइल मिलेगी, ज़्यादा बकवास नहीं होगा, आराम से मिल जाएगी। देखते हैं, उसको मैं कोशिश करूँगा इसको डालने के लिए कि मतलब इस चीज़ को मैं यूट्यूब के लिंक में डाल दूँ, जिससे आप लोगों को इन सब चीज़ों का पीडीएफ आराम से प्राप्त हो जाए। और इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं और मतलब ऐसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय को हम लोग पेनक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जिसका रंग होता है हल्का पीला। और अग्नाशय एक बाह्यस्रावी ग्रंथि भी होती है जो रस या एंजाइम उत्पन्न करती है। भोजन को पचाने में मदद करता है यह रस और एंजाइम। जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है। मिश्रित ग्रंथि होने के साथ साथ जब यह दोनों होगी तभी तो मिश्रित होगी, बाह्य और अंतःस्रावी दोनों होगी तो भी यह हार्मोन्स। देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि होने पर जो हार्मोन का स्राव करती है और यह रक्त द्वारा रक्त शर्करा का नियंत्रण करने में सहायक होता है हार्मोन। देखते हैं, संरचना जो होता है यह एक पत्ती की नुमा, जैसे देखेंगे कि इस तरह से पत्ती जैसे छोटा सा होता है, इस तरह से फैला होता है।
पत्ती की, जैसे जो आम की पत्तियां होती हैं वैसे फैला होता है। और क्या होता है कि जैसे यह इसकी खोज किसने की थी, लैंगर हैंस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोजा था। लैंगरहैंस ने। इसमें दो प्रकार के अग्नाशयी हार्मोन पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। याद रखिएगा, इंसुलिन और ग्लूकागोन जो होते हैं दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इंसुलिन जो होता है हाइपरग्लिसेमिया अर्थात रक्त शर्करा स्तर को ज़्यादा बढ़ाने से रोकता है। और ग्लूकागोन जो होता है हाइपरग्लिसेमिया अर्थात रक्त शर्करा, शर्करा मतलब देखिए शुगर बोलते हैं इसको, शुगर बोला जाता है, स्तर को ज़्यादा गिरने से रोकता है। क्या होता है कि एक रोक बढ़ने से रोकेगा, एक गिरने से रोकेगा। एक क्या होगा कि शर्करा ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे रुक जाएगा। एक क्या करेगा कि बढ़ने बढ़ने ही नहीं दे, घटने ही नहीं देगा ग्लूकागॉन। अब देखते हैं अंतःस्रावी रस जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और एंजाइम होते हैं। देखिए यहाँ पे यह अग्नाशय रस का निर्माण करते हैं और यह 1 लीटर प्रतिदिन करता है। इसे छोटी आंत के में भेज दिया जाता है। थोड़ा लैग कर रहा है कंप्यूटर। आगे देखते हैं। एंजाइम, एंजाइम जो होते हैं, इमाइलेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज, माल्टोज स्टार्च के साथ माल्टोज देता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और पेप्टाइड्स देता है। और लाइपेज जो होता है, लाइपेज एंजाइम जो होता है लिपिड का पाचन करता है और वो असीय अम्ल को देता है। अग्नाशयी कोशिकाएं जो होती हैं, अग्नाशयी कोशिकाओं में क्या होता है कि कई 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ये तीनों कोशिकाएं, अग्नाशय अल्फा कोशिका ग्लूकागॉन को रिलीज करती है और बीटा कोशिका इंसुलिन और गामा कोशिकाएं जो है एंड्रोकाइन हार्मोन को रिलीज करती है। याद रखिएगा ये सब। आगे देखते हैं कि छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत जो होती है अंतःस्रावी आंत्रग्रंथि बोलते हैं इसको हम लोग। देखते हैं आंतरस में मुख्यतः 3 एंजाइम होते हैं जो इसमें माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज पाए जाते हैं। माल्टोज जो होता है किस किस से बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है। देखिए हम लोग माल्टोज, माल्टोज मतलब जब हम लोग माला माल होंगे तो डबल डबल गोल्ड पाएंगे। तो याद करिएगा, जब हम लोग माला माल होंगे तो डबल डबल गोल्ड पाएंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज। अब देखिए लैक्टोज, लैक्टोज में हम लोग गैलेक्टोज से ट्रिक बना लेंगे। लैक्टोज में एक में तो ग्लूकोज होगा, दूसरे में लैक्टोज आ जाएगा, लेयल आ जाएगा, लैक्टोज आ जाएगा। लेकिन अब उसके बाद जो है सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज में एक तो ग्लूकोज रहेगा, लेकिन सुक्रोज जो होता है सुंदर फल से प्राप्त होता है। तो यह जो होता है फ्रुक्टोज से प्राप्त होगा। याद रखिएगा, ये सब चीज़ पूछ देता है कि सुक्रोज और ग्लूकोज, माल्टोज, माल्टोज से, माल्टोज किससे मिलके बना होता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज से। और लैक्टोज जो होता है किससे मिलके बना होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। आगे देखिएगा कि बड़ी आंत से संबंधित कुछ सवाल हैं और कुछ उसके जवाब हैं, उसको देखेंगे। तो बड़ी आंत जो होती है जिसको हम लोग बृहदान्त बोलते हैं, यह 1 मीटर से 1.5 मीटर के करीब लंबी होती है। इसका व्यास 3 इंच होता है, मीटर नहीं। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। और उसके रेक्टम को हम लोग मलाशय बोलते हैं। आगे देखते हैं सीकम। सीकम में जो होता है यह बंद थैली होती है, इसको हम लोग ब्लाइंड सैक भी बोलते हैं। जो इसके बाद देखेंगे कि थैली जैसे आकार में होती है सीकम। इसमें वेस्ट्रियल आर्गन वर्मी फ्रॉम उपस्थित होता है, जिसे हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं, अवशेषी अंग बोलते हैं। अपेंडिक्स जो होता है अवशेषी अंग होता है। कोलोन, देखिए कोलोन क्या होता है, कोलोन पानी और लवण को अवशोषित करने का काम करता है कोलोन। अब देखिएगा अवशोषण, अवशोषण क्या होता है, अवशोषण जो होता है छोटी आंत में और बड़ी आंत में किस चीज़ का अवशोषण होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो छोटी आंत में जो होता है अवशोषण होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तथा वसा का होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अवशोषण होता है। खनिज और
पोटेशियम, खनिज में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, और विटामिन में के। विटामिन में के। बड़ी आंत में क्या होता है? पानी, किण्वित क्राफ्स जैसे जल, क्या है, जलौनी, डोसा, जलेबी, डोसा लिखा है, शराब है। इन सब चीज़ों का बड़ी आंत में। मिनरल्स जो होते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ड्रग्स, मेडिसिन और निकोटीन या कैफीन जो होते हैं, इन सब चीज़ों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। आगे देखते हैं मलाशय से संबंधित। मलाशय जो है उसको देखेंगे कि मल का कुछ समय तक संग्रहण फिर गुदा से निष्कासन करना ही जहाँ से होता है उसको हम लोग मलाशय बोलते हैं। पाचन तंत्र की बीमारियाँ क्या होती हैं? पाचन तंत्र की जो बीमारियाँ होती हैं उसको हम लोग देखेंगे। पाचन तंत्र की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें एक होता है पीलिया। पीलिया का संकेत होता है आँखों और चमड़ों का पीलापन होना। पीलिया का कारण जो होता है बिलीरुबिन का अतिस्रावण, मतलब ज़्यादा निकल जाना। आगे देखते हैं बड़ी आंत की सिकुड़न क्या होती है? असामान्य और संकुचन होती है। आईबीएस के लक्षणों में शामिल होती है। पेट में दर्द होता है, दस्त होता है और कब्ज हो जाती है। डायरिया रोग जो होता है वह डायरिया दस्त जो होता है, डायरिया चाहे दस्त जिसको बोलते हैं हम लोग, बहुत अधिक क्रमानुकुंचन गति और मल तरलता, भोजन का कम अवशोषण, ये सब होता है। आगे देखते हैं ORS। ORS का नाम आप लोग सुने होंगे। ORS जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सेलेक्ट का नहीं हो रहा है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखिए घास में पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की प्रचुरता मिलती है घास में, और सेल्यूलोज में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जिसमें वर्मी फ्राम अपेंडिक्स न होने से मनुष्य इसे नहीं पचा पाता है। याद रखिएगा कि मानव जो पाचन होता है, सेल्यूलोज का पाचन जीवाणुओं द्वारा बहुत तेज़ी से होता है। देखिए कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ हार्मोन होते हैं, उसके बारे में देखेंगे तो एमाइलेज, लार व अग्नाशयी रस में मौजूद यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। पेप्सिन अमाशय में पाया जाता है, यह प्रोटीन और पेप्टाइड को तोड़ता है। लाइपेज अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, यह वसा के पाचन में मदद करता है। फिर हार्मोन जो होते हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन अमाशय द्वारा गैस्ट्रिक एसिड को स्राव करता है, उत्तेजित करता है। इन सब चीज़ों को तो मुझको लगता है स्किप कर देना है, ये ज़्यादा पूछता नहीं है। तो आगे देखते हैं, छोड़ देते हैं इसको। आगे देखते हैं, ये तो अब तक था पहला चैप्टर। मुझे लग रहा है कि 40 मिनट में एक क्वेश्चन, एक चैप्टर ख़त्म। लोग यूट्यूब पे दुनिया भर का हुआ बनाते हैं कि एक चैप्टर पढ़िए और पूरा पढ़ के जाइए हमारे यहाँ से। देखिए इस तरह से मुझको लगता है कि नोट्स बना के बताना लोगों को अच्छा है। मैं एक एक घंटे में लगभग 3-4 वीडियो में इन सब चीज़ों को बता दूंगा। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। देखिए कंकाल तंत्र क्या होता है। दूसरे चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम चैप्टर है, इसमें देखेंगे कंकाल तंत्र। ये सब NCERT से आप लोग मैच करेंगे तो मैच करेगा। NCERT से आप लोग मैच करेंगे तो ये मैच कर जाएगा। मानव कंकाल तब तंत्र जो होता है हड्डी, स्नायु और टेंडन से मिल के बना होता है। याद रखिएगा स्नायु किसको बोलते हैं और कंडरा किसको बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश होता है लिगामेंट और इसका इंग्लिश होता है कंडरा का इंग्लिश होता है टेंडन। तो लिगामेंट जो होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन जो होता है पेशी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। आगे देखिएगा कि जो अस्थियां होती हैं उनको हम लोग इंग्लिश में हम लोग बोन्स बोलते हैं। आगे देखिएगा कि कंकाल तंत्र के कार्य जो होते हैं क्या होते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोगों से बस कहना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग एक प्यारा सा लाइक करिए और
अपने 10 दोस्तों को, इन सब चीज़ों को, जो ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पहली बात कि उन लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट मुझको लगता है कि यूट्यूब पे लोग बस बुलवाने का काम करते हैं, आप लोग बुला जाते हैं। जो टीचर आपको शायरी सुनाएगा वह टीचर अच्छा है, तो शायरी सुनाने के लिए मैं नहीं आया हूँ, आप लोगों को कंटेंट देने आया हूँ। जो कंटेंट है यह सब यही है, पूछता यही है और यही आता है पेपर में। तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा सब्सक्राइब करिए और 10 दोस्तों को भेज दीजिए, जिससे मेरे इस चैनल पे लोग जुड़ें और ज़्यादा, जैसे क्या होता है कि एक विश्वास जताएं, तो ताकि जैसे लगता है कि लोग जब कम जुड़े होते हैं, जैसे अभी तक मेरे चैनल पर 150 भी लोग नहीं जुड़े हुए हैं और मैं काफ़ी दिनों से इस पर लगा पड़ा हूँ। मतलब कि मैं लगभग 5-6 महीने से इस पर वीडियो बनाता हूँ और वीडियो को डालता रहता हूँ, ताकि लोग जुड़ें और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। और इसमें क्या होता है कि इस तरह से जो वीडियो बनाता हूँ मैं, इसमें मैं तो दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन जो मेरी थंबनेल में जो फ़ोटो है वो सब मेरी ही है और ये सब कोई फेक नहीं है, आप लोगों के लिए कोई बकवासबाजी नहीं। मेरा यह वादा है, आप लोग को अच्छा चीज़ और अच्छी चीज़ों से आप लोगों को रूबरू करवाया जाएगा और हर एक चीज़ आप लोगों के लिए होगी। तो देखिए, आप लोगों को बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करवा देना है। सब्सक्राइब करवाएंगे तो हो सकता है कि एक आध हज़ार लोग अभी जुड़ जाएं शुरू में, लेकिन आप लोगों को इसको सब्सक्राइब करवाते ही जाना है। लोगों को आप सब्सक्राइब करवाएंगे तो मैं देखिए कि अच्छे अच्छी चीज़ों को इस पर काम करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी जो है अभी संसाधन नहीं है और डिजिटल बोर्ड तक लाने की मैं सोच रहा हूँ। और मैं सोच बस बड़ी रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैं शून्य पे सवार हूँ। एक जाकिर खान है, आप उनकी शायरियाँ सुनते हैं कि मैं शून्य पे सवार हूँ, इस तरह से करके है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा और सब कुछ खाएंगे, घर से निकले हैं तो इतिहास लिख के ही जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक मैं जब शुरू किया था तो इस चीज़ को तो जीरो से शुरू किया था, आज मेरे चैनल पे लगभग 150 के करीब लोग, करीबन तकरीबन 150 लोग जुड़ गए होंगे या 140 लोग होंगे, मुझको ये पता नहीं है। आगे देखता हूँ, आगे देखते हैं हम लोग, छोड़िए इन सब बातों को, ये सब बातें हैं बस धरी धरी, आप लोग कुछ करते नहीं हैं मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत चीज़ करने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरा सहयोग देंगे तो मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ कि आप लोग के लिए बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट लेकर आऊँगा। और देखिए, हौवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है, कंट्रोवर्सी करने से कुछ नहीं होता है, सभी टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आप लोग सबसे पढ़िए, लेकिन हाँ, जो कंटेंट बढ़िया दे उससे आप लोग पढ़ने में, उसका पढ़ने पर भी आप लोग सब्सक्राइब मत करिए, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। आगे देखते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के कार्य जो होते हैं, कंकाल तंत्र आकार देता है और सहारा देता है, संचालन में सहायता करता है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है और रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं उसका उत्पादन करता है, खनिजों का भंडार करता है यह कंकाल। आगे देखते हैं, वयस्क व्यक्ति में कंकालों में जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं और बच्चों में 300 के पार होती हैं लगभग, याद रखिएगा, थोड़ा सा तेज़ी से चलते हैं। देखते हैं कंकाल तंत्र के भाग। कंकाल तंत्र के भाग में जो होता है, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन और उपांगी कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं। इसमें जो हड्डियां होती हैं अक्षीय में 180 होती हैं और स्केलेटन में जो अपेंडिकुलर में जो होती हैं 126 हड्डियां होती हैं। अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियां होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं। 8 कपाल में, 8 की जगह हो सकता है 9 होगा, यानी ये सब थोड़ा डाटा गलती हो सकता है, लेकिन इन सब हड्डियों के नाम होते हैं। कपाल मध्य कान में जो हड्डी पाई जाती है, फेसियल और हायोइड बोन जो होती है यह एक होती है। आगे देखिएगा कि यह रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डियों में। मेरुदंड में चेस्ट जो होता है, चेस्ट बोन जो होता है स्टर्नम बोलता है, जैसे इस तरह से चेस्ट की बोन जो होती है इस तरह से जो जुड़ी होती है, पसलियाँ जिस हड्डी में जुड़ी होती हैं यहाँ से इस तरह से होती हैं जो।
आप लोग देखे होंगे यहाँ पे सीने में, आप अपनी ही चेक कर लीजिए, यहाँ पे सीने में एक हड्डी पाई जाती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम हड्डी, ये पूछ देता है। पसलियों की जो संख्या होती है 12 जोड़ी, ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है। खोपड़ी देखते हैं, खोपड़ी के और चेहरे की संरचना का निर्माण करती है। खोपड़ी जो होता है चेहरे की संरचना का निर्माण करती है, और मस्तिष्क के लिए एक कैविटी बनाती है। एक कैविटी का मतलब एक, जैसे इस तरह से खोपड़ी है तो इसको हम लोग बोलते हैं कैविटी। जो खुला स्थान, खाली स्थान होता है उसको कैविटी बनाती है, यानी गुहा बनाती है, और यह मस्तिष्क को चोट से बचाने का काम करती है। अब आप लोगों से एक सवाल है कि जो मस्तिष्क से बचाने में कौन सी ऐसी जो झिल्ली होती है जिसके अंदर ब्रेन होता है, कौन सी ऐसी झिल्ली होती है जिसके अंदर ब्रेन होता है, मतलब वो सुरक्षित होता है। इसमें हड्डी के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है, उसके अंदर फिर ब्रेन होता है। इस सब चीज़ों को आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं कि कपाल और चेहरे में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्याओं के बारे में देखते हैं। तो यह कपाल में 8 और चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग याद मत करिएगा, ये सब बस पूछ देता है, नंबर पूछ देता है। आगे देखते हैं कि मध्य कर्ण में हड्डियां जो होती हैं, मध्य कर्ण कान में 3 हड्डियां होती हैं जिन्हें ऑसिकल्स के रूप में जाना जाता है। पहली हड्डी का नाम होता है मेलियस, और दूसरी हड्डी का नाम होता है इनकस, तीसरी हड्डी का नाम होता है स्टेपिज। और स्टेपिज जो होती है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। और स्टेपिज बोलते हैं, स्टेप्स बोलते हैं इसको हम लोग। आकृति में जो होता है या हैमर के अनुसार होता है, मेलिकस, हैमर मतलब हथौड़े के अनुसार जो होता है, एनविल के अनुसार इनकस होता है, और स्ट्रिप्ट के अनुसार स्टेपिज होता है। इसी नाम पर यह सब नाम पड़ा है। कनिष्का जो हायोड बोन होती है, हायोड बोन जो होती है कोष्टिका हड्डी मुख्य गुहा में स्थित होती है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि पसलियाँ जो होती हैं 24 होती हैं, यानी 12 जोड़ी होती हैं। पसलियाँ फेफड़े, हृदय और वक्ष के अन्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा को का काम करती हैं। मतलब यह कहीं ना कहीं जो आप प्रोटेक्ट करती हैं, जो अंदरूनी जो जैसे फेफड़ा जो बहुत संवेदी जो भाग है, बहुत जैसे बोलते हैं सॉफ्ट है, हृदय है, हार्ट है। और देखिए लोग बोलते हैं कि छेद हो गया दिल में, तो अगर पसलियां नहीं रहती तो आज तक कितने छेद हो गए होते हैं। जैसे आपके सर पर कोई एक थप्पड़ मार देता है, अगर आपके सीने पर एक थप्पड़ मार दे तो बहुत तेज़ दर्द होता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे पसलियां होती हैं, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे हार्ट दुखी नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि 12 जोड़ी में पाई जाती है पसलियों के पहले 7 जोड़े, जिन्हें वास्तविक पसलियां यानी ट्रू रिब्स के नाम से जाना जाता है, जो कास्टल कार्टिलेज की होती हैं। आगे देखते हैं द्वारा उरो अस्थि से जुड़े होते हैं, इन सब के बारे में देखिएगा। शेष 5 जो होते हैं, 5 जोड़े जो होते हैं अवास्तविक पसलियाँ होती हैं, अवास्तविक पसलियाँ होती हैं जो फॉल्स रिब्स के रूप में जुड़ी होती हैं। उरु अस्थि में यानी स्टर्नम जो होती है, स्टर्नम आप लोग को बताएं, इस तरह से जो पसलियाँ होती हैं, इस तरह से दोनों ओर से जो पसलियाँ होती हैं जो जिस हड्डी से दोनों बीच में जुड़ी होती हैं उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। इसको चेस्ट बोन भी बोलते हैं। मेरुदंड की हड्डियों में देखेंगे कि मेरुदंड की हड्डियाँ कितनी होती हैं, तो इसमें दे रहा है 26, यानी 13 जोड़ी होते हैं। और इस सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ये सब कभी कभी पूछ देता है। L1 और L5 में लूबर कशेरुकी पाया जाता है। आगे देखते हैं कि उपांगी कंकाल क्या होता है। उपांगी कंकाल में अंगों की गति से संबंधित है, जो जो पार्ट जो मतलब कंकाल गति करता है, जैसे हाथ, इस तरह से एक बॉडी है और यह हाथ है, पैर है, इस तरह से। तो ये सब जो गति करता है उसको हम लोग उपांगी कंकाल के अंदर रखते हैं। और इन ये जो देखिए मेखला में देखिए शोल्डर कैवी क्रीडल्स बोलते हैं, मेखला बोलते हैं 4, और क्लेविकल जो होती है 2, और ब्यूटी बोन जो होती है 2 होती है। भुजा अग्र भाग की जो होती है 6 होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब जो होती हैं जो 6 हड्डियाँ होती हैं। हाथ में जो हड्डियाँ पाई जाती हैं वो उनकी संख्या 54 होती है, याद रखिएगा। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, और जो होता है फ्लेंजिज होता है, ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्लेविकल ग्राइडल जो होता है, हिप्स बोन, और इसको बोलते हैं, यह 2 प्रकार की होती है। मादा में
मादा श्रेणी और नर श्रेणी की तुलना में बड़ी होती है और चौड़ी होती है। देखिए जो यह प्लेविकल जो हड्डी होती है, जो जहाँ से जैसे बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी हड्डी होती है, और वो है एक जो नर की अपेक्षा जो मादा में जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी भी होती है और बड़ी भी होती है। इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कभी कोई पूछ देता है तो इन सबको बताना पड़ जाता है, यानी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। जांग और टांगों की हड्डियां जो होती हैं, फीमर और पटेला। फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है, याद रखिएगा। और पटेला जो होती है घुटना की हड्डी, यानी जो टोपी के अनुसार इस तरह से आपका घुटना है और यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से जो, अरे तो एक बना दिया है यहाँ से, ऐसे मान लीजिए घुटना है और यहाँ से थोड़ा सा लंबा बना है, यहाँ से एक जूता वाला बना है। यहाँ पे जो बीच में जो होता है आप लोग देखें कटोरी नुमा होता है, कटोरी नुमा होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग घुटना की टोपी बोलते हैं। और यह जो पटेला जो हड्डी होती है, अब देखिए फबुला और टिबिया जो होती हैं, यह दोनों प्रकार की जो हड्डियाँ होती हैं घुटने से नीचे की होती हैं। देखिएगा पाँव में जो कुल 52 हड्डियाँ होती हैं, और इनको इनका नाम होता है टार्सल और मेटाटार्सल फ्लेंजिस। इन सब अंगुलियों को नाम में आप लोग अगर याद करना हो तो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन थे वो सब थे, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है तो कौन करता है? टेंडन। हमने पीछे बताया है, टेंडन यानी कंडरा। बी बी लाल। मांसपेशियों को एक बीबी लाल होता है, बस इसको याद रखिए, बीबी लाल। बोन टू बोन लिगामेंट, बोन टू बोन ऐसे लिखेंगे, बोन टू बोन लिगामेंट। याद रखिएगा कि लिगामेंट क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ता है, और उसके बाद जो टेंडन होता है बोन से जो मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। हड्डियों की कोशिकाएं जो होती हैं उसको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। हड्डी के ऊतकों को के रख रखाव में ब्लास्ट जो होते हैं नई हड्डियां बनाने के निर्माण में। ऑस्टियो जो जोनिक जो होते हैं विभाजन वाली एकमात्र अस्थियां का मतलब अस्थियां कोशिकाएं होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं अस्थियों की मरम्मत करने के काम मतलब जो ऊतक होते हैं, इनका नाम है अलग अलग। देखते हैं मानव में कशेरुकी सूत्र जो होता है, C7 TH12 L5 S1 C1 मिला के 26 हड्डियाँ होती हैं। याद रखिएगा कि ज्वाइंट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ज्वाइंट जो होते हैं अचल होते हैं, अचल अचल अस्थाई जो ज्वाइंट होते हैं। कपाल की हड्डियाँ जो होती हैं अस्थाई होती हैं, और जराचल अस्थियाँ जो होती हैं उपास्थियाँ जो होती हैं, और अस्थाई चल सेलेस्मा संधियाँ होती हैं। सब इंग्लिश में ये सब मज़ा आता है पढ़ने में इन सब नामों को, लेकिन ये सब हिंदी में है तो मेरी भी मजबूरी है कि इसकी इंग्लिश में बता नहीं सकता हूँ। आगे देखिएगा कि हिंज ज्वाइंट। देखिए हिंज ज्वाइंट जो होता है एक साइड, जैसे आप लोग कब्जा देखे होंगे तो कब्जा एक ही साइड इस तरह से खुलता है, इस तरह से मान लीजिए कि यहाँ से मुड़ रहा है, इस तरह से कब्जा है तो ये चीज़ें बार बार मुड़ रही हैं, तो ये हिंज ज्वाइंट होता है। पीवेट ज्वाइंट जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ समान घुमा में, जैसे क्या होता है कि जैसे रीढ़ की हड्डियाँ देखेंगे कि ये कई तरफ जैसे ये मुड़ती हैं, इधर से दोनों समान घुमाव में मुड़ती हैं। सैडल ज्वाइंट जो होता है ऊपर से नीचे जो होता है 360 डिग्री घूम जाता है, जैसे घुटना और अंगूठा। जैसे आप लोग का अंगूठा देखेंगे तो इस तरह से ऐसे नहीं, जैसे आप लोग किसी को चिढ़ाते हैं तो अंगूठा दिखाते हैं और नचाते हैं तो वो सब 360 डिग्री घूम जाता है। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर का नाम है उत्सर्जन तंत्र। कौन सा चैप्टर है? उत्सर्जन। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र जो होता है इन सब हड्डियों को बोला जाता है। हड्डियों को नहीं यार, सॉरी, मैं थोड़ा सा उत्सर्जन तंत्र जो होता है शरीर द्वारा उपापचयी क्रियाओं के उपरांत अभिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जैसे क्या होता है कि उत्सर्जन तंत्र का काम क्या होता है उसको समझते हैं।
शरीर शरीर से जो बाहर निकालने में जो मतलब कोई भी चीज़ को जो अनपचा जो मतलब जो पच जाने के बाद या अनपचा चीज़ जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग उत्सर्जन बोलते हैं। इस क्रिया में जो सहायता करने वाले अंग होते हैं उसके समूह को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। याद रखने की कोशिश करिएगा और याद भी रखिएगा। उत्सर्जन अंग देखिए क्या है। उत्सर्जन अंग जो होते हैं वह फेफड़े और फेफड़े जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। त्वचा क्या करती है, पसीना को निकालती है बाहर, यकृत जो होता है यूरिया को निकालता है, और किडनी यानी वृक्क जो होता है मूत्र यानी यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा जो मेटाबॉलिज्म चयापचय जो क्रियाएं होती हैं उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेटाबॉलिज्म में इसको चयापचय को हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। यह थोड़ा जिससे ऐसा लग रहा है कि हिंदी ये पूरा एकदम लिखा गया है। तो देखते हैं चयापचय पर ए कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो उसके बाद प्रोटीन जो होता है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ पैदा करता है, और वसा जो होती है चयापचय के बाद जैसे मेटाबॉलिज्म क्रिया के बाद ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल को उत्पन्न करने का कार्य करती है। आगे देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्रियाएं जो होती हैं। मेटाबॉलिज्म के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के दौरान इसे बाहर निकाल दिया जाता है और यह यूरिया और HCO3 में परिवर्तित हो जाता है। ये देखेंगे जल क्या होता है, मूत्र और स्वेद यानी पसीना एवं क्या होते हैं, हवा हवा ये लिखा गया है। थोड़ा देखिए ये सब मतलब हिंदी बहुत सटा के लिख दिया गया है। तो हवा है, हवा में नमी के रूप में फेफड़े से 400 मिलीलीटर प्रतिदिन द्वारा मतलब बाहर निकल मतलब एक दिन में 400 ml जो होता है जल बाहर निकलता है। आगे देखते हैं कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जिसको अमोनिया बोलते हैं, यूरिक अम्ल बोलते हैं और यूरिया बोलते हैं, ये तीनों पाया जाता है। अब देखते हैं इन सब चीज़ों का फार्मूला, तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा। आगे देख लीजिएगा इसको, अगर आप लोगों को ये लिखना होगा तो इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा रोक के। आगे देखते हैं अमोनिया। अमोनिया जो होता है कि अमोनिया हटाने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे शरीर में अमोनिया बन रहा है तो उसको हटाने के लिए क्या होगा, जल की आवश्यकता अधिक होगी। तो जल जब अधिक आवश्यकता पाया जाएगा तो यह जल तो हमारे शरीर में अधिक होता नहीं है। अकशेरुकी कीड़ों को छोड़कर जो हड्डीदार जो मछलियाँ होती हैं उनमें यह अमोनिया मतलब उत्सर्जन होता है, या केवल जलीय जंतु में ही होता है, होने के लिए सक्षम होता है। ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम लोग अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक अमोनोटेलिक बोलते हैं, याद रखिएगा अमोनोटेलिक। यूरिया से संबंधित देखते हैं, यूरिया क्या करता है। यूरिया देखते हैं अमोनिया से कम विषाक्त मतलब विषैला होता है, यानी इसमें बहुत कम पॉइजन होता है। अमोनिया से कम पॉइजन होता है। यह मध्य मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उभयचर, स्तनपायी और मेढक, बिल्ली, मानव ETC में ये सब होता है। जो पशु मुख्य रूप से यूरिया उत्सर्जन करते हैं वे यूरिकोटेलिक बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रे यूरियोटेलिक क्या बोलते हैं, यूरेयो यूरियो यूरियो अरे यार यूरियोटेलिक बोला जाता है, याद रखिएगा। यूरिक अम्ल देखिए कुछ ऐसे मतलब जंतु होते हैं, पक्षी होते हैं जो यूरिक अम्ल मतलब स्राव करते हैं। तो सबसे कम जहरीली नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है, या मतलब इसमें भी नाइट्रोजन होता है। इसमें इसको हटाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी यानी जल की आवश्यकता होती है। इसे अर्ध ठोस या पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, जैसे कीड़े मकोड़े, सरीसृप और पक्षी। आप लोग देखे होंगे छिपकली, घरों में जो छिपकलियाँ होती हैं उनका जो वेस्ट होता है देखेंगे तो एक पेस्ट जैसे होगा, छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद, कहीं टेबल पर तो कहीं बर्तन पर तो कहीं
आपकी शर्ट पर, तो कहीं ना कहीं यह सब बिखरा हुआ मिल जाता है। इन सब चीज़ों से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। देखिए, वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक हम लोग बोलते हैं। आगे देखिएगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र में जो होता है, एक जोड़ी किडनी होता है, मतलब एक किडनी की संख्या दो होती है, और किडनी की जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। देखिए, इस तरह से बनाएंगे, और ये इस तरह से सेम का बिया जो जानते हैं आप लोग, बिया देखे होंगे, सेम की बीज जो देखे होंगे। बिया मैं बोल रहा हूँ, भोजपुरी बोल दिया हूँ, सॉरी इसके लिए। बीज जो होता है, सेम की बीज जो होती है, इस तरह से होती है। तो इस तरह से किडनी पाई जाती है। मूत्रवाहिनी जो होती है एक जोड़ी होती है, मूत्राशय भी एक होता है, और मूत्र मार्ग एक होता है। इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ये पूछ देता है। किडनी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी के अध्ययन को हम लोग नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। याद रखिएगा कि किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए कि किडनी के जो विशेषज्ञ होते हैं उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी के विशेषज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं? नेफ्रोला नेफ्रोलाटिस्ट। नेफ्रोलॉटिस्ट। जैसे इन डॉक्टर को, इसके डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं। जैसे इसका आकार कैसा होता है? राजमा के बीज के जैसे होता है, और इसका वज़न जो होता है 170 ग्राम के करीब होता है, दोनों मतलब प्रत्येक का, एक एक का अलग अलग। लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर करीब होती है, और मोटाई जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर करीब होती है। ब्यास जो होता है 5 से, देखिए 2 से 3 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। मतलब आप एक अंगुली लेंगे, आपकी एक जो छोटी वाली अंगुली होती है, जो लिटिल फिंगर होती है, उतने ही साइज की किडनी होती है। मतलब उसका उसकी मोटाई, और जो उसकी जो साइज जो होती है, जो आप लोग जो स्केल, जो छोटी वाली स्केल होती है उसमें 10 से 12 सेंटीमीटर का पैमाना दिया होता है, तो आप लोग एक रिलेट कर सकते हैं इस तरह से। तो 1 2 3 4 इस तरह से दिया होता है, 12 सेंटीमीटर के करीब होता है। आगे देखिएगा कि मूत्र मार्ग, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, अगला दूसरा कलर लेते हैं, इसको पतला करें। देखिए मूत्र मार्ग, मूत्र जो होता है यह किडनी के ही निर्माण करती है। बच्चों में जो किडनी होती है, किडनी का वजन जो होता है 70 से 80 ग्राम के बीच होता है, और कार्य जो होता है रुधिर को छानना का काम, मतलब छानने का काम करती है, छानने का काम करती है। याद रखिएगा, गुर्दे का सर्जिकल निष्कासन नेफ्रे नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। अब देखिए, एक सवाल है कि जब नसबंदी की जाती है, पुरुष नसबंदी की जाती है, नसबंदी जब की जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? महिला नसबंदी को क्या बोलते हैं? जो मेल और जैसे फीमेल होते हैं, और जो मेल होती हैं उनमें, और जो मेल फीमेल जो होते हैं, फीमेल के नसबंदी को क्या बोलते हैं और मेल के नसबंदी को क्या बोलते हैं? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा। आगे देखिएगा कि किडनी जो होती है पेट में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक करके स्थित होती है। आगे देखते हैं, मूत्र बनाने में क्या उद्देश्य? रक्त से अपशिष्ट उत्पादों के फिल्टर करना, जैसे फेफड़ों में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया जाता है, और वैसे ही यूरिया क्या करता है कि यूरिया और यूरिक जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटा दिया जाता है। जो किडनी यानी वृक्क की धमनी जो होती है गुर्दे को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है, और वृक्क शिरा जो होती है गुर्दे से ऑक्सीजन रहित रक्त का एकत्र करता है। आगे देखते हैं, वृक्क जो शिरा होती है वह यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है, यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है। यूरिया यकृत में बनता है। देखिए, यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। इसलिए यकृत जो होता है, इसलिए यकृत शिरा हिपैटिक जो होती है, यूरिया की मात्रा अधिक होती है। हिपैटिक में अधिक मात्रा यूरिया की होती है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। आगे देखते हैं, गुर्दे की श्रेणी मूत्रवाहिनी का को बढ़ा बढ़ा हुआ ऊपरी सिरा व नली, जिसके माध्यम से मूत्र गुर्दे से मूत्राशय में प्रवाहित होता है। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख
जटिल ट्यूबुलर संरचनाएं पाई जाती हैं। ये क्या कर रहा है यार, ये पूरा वाइट वाइट कर दे रहा है, कभी कभी छोड़ दे रहा है, और ये भाग जा रहा है या लोड नहीं ले रहा है, क्या इस मुझको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे जिन्हें नेफ्रॉन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं, और यह इसकी कार्यात्मक इकाई होती है। याद रखिएगा कि यह इसकी कार्यात्मक इकाई होती है। और इन नेफ्रॉन में का भाग जो होता है ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन संपुट होता है, और यह एक समीपस्थ कुंडली नलिका होती है, और दूरस्थ कुंडली नलिका जो होती है डीसीटी बोलते हैं और पीटीसी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो मूत्र संग्रहण में जो, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ से मूत्र संग्रहण जो होता है 200 ml पर, जो आदमी को क्या करते महसूस होता है, पेशाब महसूस होने लगती है। और जो मेल में होता है 800 ml और फीमेल में 500 ml मतलब क्षमता होती है स्टोर करने की। जो मूत्राशय होता है, जो जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, जो झिल्ली होती है उसमें, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है किडनी से आने के बाद, तो उसमें जैसे 500 ml फीमेल में अगर इकट्ठा होने लगे, तो 200 ml जब होगा तो आपको पेशाब महसूस होने लगेगी कि हमको पेशाब करने जाना चाहिए, अगर नहीं है तो महसूस नहीं होती है। और क्या होता है कि मेल में क्या होता है कि 800 ml तक जो क्षमता होती है इकट्ठा करने की, 800 ml सोचिए, लगभग एक बार में आधा लीटर के करीब। आगे आगे देखते हैं कि मूत्र मार्ग की लंबाई जो होती है लगभग 10 सेंटीमीटर के करीब होती है, और या फीमेल में लगभग 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों के, ये सब फैक्ट हैं। कृत्रिम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। कृत्रिम किडनी में जो होता है, जैसे हीमोडायलिसिस बोलते हैं, यह एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्पंदन लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है। वास्तव में वो सर्जित मात्रा प्रतिदिन 1 या 2 लीटर होती है, क्योंकि शेष निस्पंदन गुर्दे की नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। देखिए मूत्र में क्या होता है कि 1 से 2 लीटर के, यानी लगभग 1.5 लीटर के करीब हम लोग मूत्र का विसर्जन कर देते हैं। आगे देखते हैं मूत्र क्या होता है। मूत्र से संबंधित कुछ तथ्य हैं, जैसे अमोनिया और यूरिक एसिड कितने परसेंट होता है, 2.2% होता है। इसका सूत्र होता है NH3। और अमोनिया में, अमोनिया के कारण ही जो होता है, जैसे हम जब वो पब्लिक जो टॉयलेट होता है, पब्लिक टॉयलेट में जो होता है गंद आती है अमोनिया के कारण ही, मूत्र में गुलित होता है। मूत्र में गुलित लवण जो होते हैं उनका अन्य मतलब जो मतलब भाग होते हैं 2.8% के करीब होता है। और यूरिया जो होता है 2% के करीब होता है। और जल जो होता है लगभग 95% के करीब पानी होता है मूत्र में। याद रखिएगा कि मूत्र में केवल यूरिया ही नहीं होता है, जल भी होता है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। वो देखिए ये मूत्र किडनी का जो वर्क है उसको क्रम में दर्शाया गया, तो इसका क्रम है वृक्क, वृक्क, फिर उसके बाद मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। फिर आगे देखते हैं दूसरा क्रम जो है कैसे काम करती है। वृक्क का निस्पंदन करेगी, संचय करेगा मूत्रवाहिनी, फिर अवशोषण करेगा, और फिर उसके बाद उन्मूलन हो जाएगा। अधिकतर स्थिति में किडनी के ठीक सामने दाहिनी ओर लीवर की उपस्थिति के कारण किडनी जो बाईं ओर थोड़ी सी नीचे हो जाती है। जैसे क्या होता है कि लीवर जो जो होता है दाईं साइड होता है, इस तरह से किसी की बॉडी है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि लीवर इस तरह से है, तो लीवर जो है क्या बोल रहा है कि अधिकतर स्थिति में किडनी के ठीक सामने दाहिनी ओर लीवर उपस्थित होने के कारण किडनी बाईं और किडनी से थोड़ी नीचे होती है। इधर बाईं वाली किडनी जो है यहाँ पे है, तो अगर इस लाइन से यहाँ तक है, तो ये लाइन देखिए यहाँ तक है, तो दाईं वाली किडनी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, हल्की सी नीचे हो जाएगी। यही चीज़ को बोल रहा है कि थोड़ी सी नीचे होती है। लीवर की समायोजित करने के लिए कि दाहिनी किडनी स्थिति बाईं किडनी से थोड़ी नीचे हो जाती है, मतलब यह हमेशा नीचे हो जाती है। मूत्र में शर्करा का उच्च स्तर, जिसे ग्लाइकोसूरिया के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा ग्लाइकोसूरिया। आगे देखें कॉर्टेक्स क्या होता है। कॉर्टेक्स जो होता है बोमेन संपुट
समस्थिति कुंडलिका और नलिका, दूरस्थ कुंडली नलिका, ये सब कॉर्टेक्स के भाग होते हैं। मेडुला क्या होता है, LOH CD और लेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले होता है, मेडुला का भाग होते हैं। वयस्क व्यक्ति में 24 घंटे में 1 से लेके 1.8 लीटर मूत्र कर देता है, मतलब मूत्र का विसर्जन कर देता है। पसीना जो होता है ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है, ताप नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपका पसीना नहीं होगा तो समझ जाइए कि ताप का नियंत्रण नहीं होगा। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। चैप्टर नंबर 4 देखिए, मुझको लगता है कि ज़्यादा बकवास करने से बढ़िया है कि कंटेंट पर ध्यान दिया जाए। अभी मैं चौथा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और आप लोगों के लिए यह 1 घंटे हो चुके हैं। तो क्या इसको पढ़ा दिया जाए या नहीं पढ़ा दिया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 4 चैप्टर हो जाए। यहाँ पे 20 है, लगभग 25 पेज, 20वां पेज है ये। तो चलिए देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ग्रंथियाँ थोड़ी सा तेज़ी से देखेंगे, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ताकि अपलोडिंग करने में भी आसानी हो और जो भी चीज़ हो उसके लिए आसानी होगी। अगली वीडियो में इन सबको कवर करते जाएंगे, थोड़ा सा तेज़ी से पढ़ाएंगे। देखिए, ग्रंथियाँ जो होती हैं, ग्रंथियों के बारे में है चौथे चैप्टर में। ग्रंथियाँ हमारे शरीर की एक हिस्सा होती हैं जो ऐसे पदार्थ का उत्पादन करती हैं जो शरीर में एक विशिष्ट कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। अंतःस्रावी के अंतर्गत आता है अधिवृक्क, मिश्रित के अंतर्गत आता है अग्नाशय और बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है यकृत। याद रखिएगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है यकृत। आगे देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि वर्सेस बाह्यस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, थोड़ा सा देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो बिना नली के हार्मोन्स स्राव करती हैं, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलियों के माध्यम से रसों का स्राव करती हैं। याद रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियों में इस तरह से एक जो कॉलम बनाएंगे और अंतःस्रावी ग्रंथियों को लिखेंगे। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क ग्रंथि। लार ग्रंथियां बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। लेक्रिमल ग्रंथि जो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। जठर ग्रंथियां जो होती हैं बाह्यस्रावी के अंतर्गत आती हैं और स्तन ग्रंथियां भी बाह्यस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा कि अंतःस्रावी तंत्र जो होता है, अंतःस्रावी तंत्र जो होता है उसको हम लोग देखेंगे। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली है जो हार्मोन और उत्तेजक हार्मोनों का श्रावण मतलब उत्सर्जन करती है और निकालती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं मानव शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाली ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। ये ट्यूब रहित थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिसमें स्राव, यह देखिए थैलीनुमा इस तरह से बैग जैसे होगा और इसमें ट्यूब नहीं होगा। यह स्रावित हार्मोन सीधे रक्त में मिला देने का काम करती हैं। याद रखिएगा। याद रखिएगा यहाँ से हार्मोन क्या होता है कि हार्मोन ऐसे रासायनिक यौगिक जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किए जाते हैं उन्हें हार्मोन कहलाते हैं। आगे देखिएगा कि इनमें से किसी भी प्रकार के पोषक तत्व के अभाव में मतलब कोई भी चीज़ या जो होते हैं इसके जो जो हार्मोन्स होते हैं अभाव में जो कोशिकाएं रिसेप्टर ब्लाइंड होकर कार्य करती हैं, मतलब दिखती नहीं है लेकिन कार्य करती रहती हैं। इनकी खोज जो होता था सन 1902 में H स्टार्लिंग द्वारा की गई थी। सिक्रेटिन प्रथम खोजा गया हार्मोन था। आगे देखते हैं सिक्रेटिन का अ, जो फार्मूला है क्रिस्टल होता है। आगे देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो मेन चीज़ है उसको देखेंगे। मेन चीज़ को देख लेते हैं। मस्तिष्क में कौन कौन से ग्रंथियाँ होती हैं उसको देखते हैं। मस्तिष्क के अंदर यानी ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, पीनियल, पीयूष ग्रंथि होती है।
गला के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, तो थायराइड, पैराथायराइड। छाती के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, तो थाइमस। अमाशय के पीछे जो ग्रंथि होती है अग्नाशय बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। फिर उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, जनन ग्रंथि पाई जाती है जिसमें अंडाशय और अंडकोश पाया जाता है। ये सब ग्रंथियाँ होती हैं। पीनियल ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, एक बार देख लीजिए। पीनियल ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के बीच में एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव करती है और यह बताता है कि मतलब यह हार्मोन अंधेरे को बताता है और स्रावित करता है। मेलाटोनिन सोने और जागने के चक्र को नियंत्रण करता है। रात्रि में रक्त में मेलाटोनिन का स्राव जब नींद पैदा करता है और सुबह जब होती है तो प्रकाश में आँखों को प्रवेश करता है तो रक्त में मेलाटोनिन कम हो जाता है और चला जाता है। इसको हम लोग तीसरी आँख के नाम से भी जानते हैं। मेलाटोनिन को हम लोग तीसरी आँख के नाम से जानते हैं। मेलाटोनिन जो होता है हार्मोन का उपयोग नींद संबंधित विकार जो उनके इलाज के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि अब देखिए मुझको लग रहा है कि यह कंप्यूटर यह सब सिस्टम है जो थोड़ा सा इसकी हवा निकल रही है और यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहूँगा। यहाँ से देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि को देखेंगे और पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्रंथि जैसे आकार में मास्टर ग्रंथि कहते हैं या जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जिसे हम लोग अक्सर हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। यह आँखों के बीच मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। याद रखिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है जो दोनों ललाट खंडों से मिलकर बनी होती है, अग्र पीयूषिका और पश्च पीयूषिका। आगे देखेंगे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होते हैं अग्र पीयूषिका में अधिवृक्क हार्मोन, थायराइड हार्मोन और एंड्रोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है और फॉलिक उत्तेजक हार्मोन होता है, ल्यूटिनकारी हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। पश्च पीयूषिका में जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, बेसोप्रिन होता है और ये सब मतलब किस में पाए जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि वृद्धि हार्मोन जो होते हैं कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि को बढ़ाते हैं। प्रोलैक्टिन जो होते हैं दूध निर्माण में सहायता करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होते हैं बच्चों के जन्म के दौरान गर्भाशय को संकुचन करते हैं और दूध का निष्कासन करने में सहायता करते हैं। ल्यूटिनकारी यानी एलएच हार्मोन जो होता है महिलाओं में यह एब्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं और पुरुषों में यह टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करते हैं। आगे देखेंगे कि कूप उत्तेजक हार्मोन जो होते हैं एफएसएच जो होते हैं किसी वृद्धि यौवन आरंभ प्रजनन को नियंत्रित करता है। आगे देखेंगे ये सब देखिए इसका हालत ख़राब हो गया है। इस कंप्यूटर का हालत इसलिए ख़राब होता है कि जैसे इस पर लोड मुझको लग रहा है ज़्यादा है। अब थोड़ा सा है इसको देख लेते हैं फिर इसको बंद करेंगे और अगली वीडियो में जो है इसको ठीक करके बताया जाएगा। हीमोस्टेसिस रक्त में पाया जाता है ये सब जो होता है देख लेंगे। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है थैलेमस, जैसे जिसके नाम से स्पष्ट होता है हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे जो मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है उसमें पाया जाता है। यह अंतःस्रावी तंत्र की तंत्रिका तंत्र से जोड़ता है और हाइपोथैलेमस वह नियंत्रण प्रणाली है जो शरीर की मास्टर ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को भी नियंत्रित करती है। याद रखिएगा
यह मास्टर ग्रंथि को भी नियंत्रित करने का काम करती है। इसीलिए हम लोग हाइपोथैलेमस को ब्यूटीन, स्कैंट्री, ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन का उत्पादन करती है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान, भूख और प्यास को नियंत्रित करती है। हार्मोन जो होते हैं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले, सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो संतुष्टि और खुशी का आशावाद जगाता है। आगे देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, जो विश्वास, रोमांटिक लगाव, और मातृ शिशु संबंध, जैसे देख रहे हैं आप लोग में जो ये हाइपोथैलेमस जो होता है, जब हाई हो जाएगा ना तो आप लोग को विश्वास किसी पर होने लगा, आप थोड़े से रोमांटिक होने लगेंगे, आपको लगाव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी इसको। अब देखिए डोपामीन जो होता है, डोपामीन क्या करता है कि खुशी, उपलब्धि की भावना और विशिष्ट व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आगे देखेंगे कि अगला जो हार्मोन है एंडोर्फिन जो होता है तनाव और दर्द से छुटकारा, मादक पदार्थों के समान उल्लासोत्पाद में की भावना जागृत करता है। थायराइड ग्रंथि जो होती है उसको देखेंगे कि थायराइड, यह जो थायराइड ग्रंथि को है, थायराइड ग्रंथि एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि, देखिए पूछ देता है तितली के आकार की ग्रंथि जो होता है, तितली के आकार की ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है, तो यह थायराइड ग्रंथि होती है, गले में पाई जाती है, जो स्वर तंत्र के नीचे गर्दन में स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। थायराइड नियंत्रित करता है जो शरीर कितनी जल्दी से ऊर्जा जलता है, प्रोटीन बनता है और शरीर के अन्य हार्मोन्स के प्रति कितना संवेदनशील होता है, यह थायराइड मतलब डिसाइड करता है। और थायराइड का संबंध आयोडीन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे कि इसकी अल्पता से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं, अल्प स्राव से क्या होता है, जैसे थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका अगर कम निकलेगा तो कौन सा रोग होगा, घेंघा रोग हो जाएगा। याद रखिएगा कि घेंघा रोग आपको हो जाएगा। हार्मोन जो होते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन होते हैं, जो शरीर के तापमान और हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। थायरोक्सिन जो होता है यह 4 आयोडीन एटम के बने होते हैं और पाचन, हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क के विकार और हड्डियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैल्सीटोनिन जो हार्मोन होता है रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रण करता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं हाइपोथैलेमस से संबंधित हैं, ये सब याद रखिएगा। ये जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है, थायराइड नहीं, हाइपोथैलेमस नहीं, थायराइड ग्रंथि से। पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में देखेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है, जो पैराथायराइड ग्रंथि की पिछली दीवार पर पाई जाती है और यह 4 संख्या में 4 होती है। पैराथायराइड नामक एक हार्मोन स्राव करती है जो स्पष्ट कैल्शियम के स्तर को गिरने पर उसे बढ़ाता है। और कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है, यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका अपना नियंत्रण तंत्र पैराथायराइड ग्रंथि में ही होता है। आगे देखेंगे थाइमस ग्रंथि से संबंधित कुछ सवाल होते हैं और आते हैं। थाइमस ग्रंथि में देखेंगे कि यह एक ग्रंथि है जो मनुष्य मुख्य रूप से बच्चों में पाई जाती है। पूछ देता है कि बच्चों में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, तो थाइमस ग्रंथि होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती है। याद रखिए कौन सी ग्रंथि घटती जाती है, तो यह थाइमस ग्रंथि होती है। थाइमस ग्रंथि हृदय के आगे की ओर उरु अस्थि में पाई जाती है और यह पीछे स्थित होता है। यह ग्रंथि टी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार होती है। थाइमस जो हार्मोन होता है थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। यह हार्मोन एक समूह है जो रोगों से लड़ने वाली टी सेल का विकास को प्रोत्साहित करता है, जो थाइमोसिन हार्मोन होता है। और बच्चों में प्रतिरक्षा प्रणाली के समुचित विकास के लिए यह मतलब उत्तरदायी होता है। आगे देखेंगे कि थाइमोसिन आवश्यक होता है। आगे देखेंगे कि थाइमो थाइमोपोएटिन जो होता है यह हार्मोन टी सेल विकास और परिपक्वता में
भूमिका निभाता है। यह अन्य लिम्फोसाइट की गतिविधि और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करता है। आगे देखिएगा दोस्तों, कुछ एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित सवाल हैं। एड्रिनल ग्रंथि को देखेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि क्या है। तो इन ग्रंथियों को सुप्रियल, सुप्रारीनल ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह गुर्दे यानी किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। याद रखिएगा कि एड्रिनल ग्रंथि की संख्या 2 होती है और गुर्दे यानी किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। ये 2 परतों में विभाजित होती हैं और अधिवृक्क कॉर्टेक्स और अधिवृक्क मेडुला इसको हम लोग बोलते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। आगे देखते हैं जनन पिंड क्या होता है। गैनोड और मादाओं में अंडाशय से बना होता है और पुरुषों से बना होता है। इसमें सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसमें से प्रत्येक अंग यौन विकास के और प्रजनन को प्रभावित करने के लिए हार्मोन जारी करता है। आगे देखते हैं अंडाशय क्या होता है। अंडाशय जो होता है फीमेल में पाया जाता है। यह संख्या में 2 होता है और श्रोणि गुहा में गर्भाशय के साथ दोनों तरफ उपस्थित होता है। ये महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करता है। अंडाशय जो होता है, आगे देखते हैं कि अंडाशय हार्मोन जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा, कि पिट्यूटरी ग्रंथि महिलाओं में मासिक धर्म और समग्र प्रजनन स्वास्थ्य को नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक महिला के माहवारी और चक्र को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोजेस्टेरोन अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा भी स्रावित होता है, हालांकि अंडाशय की तुलना में बहुत कम मात्रा में। याद रखिएगा कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वह कहाँ से, अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है वहाँ से भी स्रावित होता है। आगे देखते हैं कि वृषण जो होता है, वृषण जिसे अंडकोश भी कहा जाता है, यह पुरुषों में प्रजनन प्रणाली में 2 अंडाकार आकार में अंग होते हैं। वे इस स्क्रोटम अंडकोश, स्क्रोटम नाम की झिल्ली होती है, नमक त्वचा की एक थैली में पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि वृषण जो होता है टेस्टोस्टेरोन, वृषण से संबंधित टेस्टोस्टेरोन क्या है उसको देखेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्य रूप से पुरुषों में अंडकोश और और कुछ हद तक महिलाओं में अंडाशय में होता है। इसका उत्पादन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, जो वृषण को टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करने के लिए संकेत देता है और हार्मोन जारी करता है। अधिवृक्क ग्रंथियां दोनों लिंगों में थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करती हैं। आगे देखिएगा कि हार्मोन जो होता है, हार्मोन संबंधित जो रोग होते हैं उसमें होता है एक मधुमेह जो होता है। मधुमेह तब होता है जब अमाशय के पीछे स्थित एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाती। किसका? इंसुलिन हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाती है, इसलिए मधुमेह रोग होता है। शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा को कोशिकाओं में ले जाने में मदद करती है। याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया उच्च रक्त शर्करा मधुमेह वाले लोगों को प्रभावित करती है, और हाइपोग्लाइसीमिया ऐसी स्थिति है जो संदर्भित करता है कि जहां रक्त शर्करा का स्तर सामान्य से नीचे चला जाता है, वहाँ पर यह मतलब उसको ऊपर कर देता है। महाकायता मतलब विशालकाय जो शरीर होता है। एक्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जो तब विकसित होता है जब पिट्यूटरी ग्रंथि वयस्कता के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसका उत्पादन करती है। देखिए ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन पिट्यूटरी ग्रंथि से ही होता है। जब किसी में वृद्धि हार्मोन बहुत अधिक हो जाता है तो हड्डियों
हड्डियों हड्डियों का अक्सर बढ़ जाता है, हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। वृद्धि हार्मोन ज़्यादा होगा तो हड्डियाँ बढ़ जाएंगी। बौनापन को देखेंगे, बौनापन कैसे होता है, तो बौनापन जो होता है कंकाल के विकास समय वृद्धि बौना हार्मोन के कम स्राव के कारण होता है। जब हार्मोन कम स्रावित होगा तो बौनापन हो। एडिसन रोग जो होता है, एडिसन रोग जिसे अधिवृक्क अपर्याप्तता भी कहा जाता है, एक विकार है जिसमें अधिवृक्क ग्रंथियां पर्याप्त हार्मोन उत्पादन नहीं करती हैं। एडिसन रोग में गुर्दे के ठीक ऊपर स्थित अधिवृक्क ग्रंथियां कार्टिसोल या एंड्रो एल्ड्रोस्टेरोन का बहुत कम उत्पादन करती हैं। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है उसको देखेंगे। कुशिंग सिंड्रोम जो होता है एक विकार है तब होता है जब शरीर लंबे समय तक बहुत अधिक मात्रा में कार्टिसोल हार्मोन बनाता है। ग्रेव्स रोग जो होता है, यह ग्रेव्स रोग एक प्रतिरक्षा प्रणाली विकार है जिसका परिणाम स्वरूप थायराइड हार्मोन अधिक उत्पादन होता है। ग्रेव्स रोग में ग्रेव्स रोग का एक सेकेंड यार, ये लैग कर रहा है, ये सब इसकी हालत ख़राब हो चुकी है, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो मुझको लगता है कि यहाँ तक ग्रेव्स रोग एक ऑटो इम्यून स्थिति में जहाँ पर प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड पर हमला करती है, इसे अति सक्रिय हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, जो हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म दो नामक इधर से होता है बीमारी होता है। ये जो हाइपोथायराइडिज्म एक अति सक्रिय थायराइड संदर्भित करता है जब ये बहुत अधिक थायराइड हार्मोन पैदा करता है, और हाइपोथायराइडिज्म एक अंडर एक्टिव थायराइड या पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है, इसको संदर्भित करता है। आगे देखेंगे कि प्रोलैक्टिमो जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि का एक गैर कैंसर युक्त ट्यूमर है। यह ट्यूमर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन के बहुत अधिक उत्पादन करने के कारण बनता है और कुछ सेक्स हार्मोन के रक्त स्तर को कम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित जो तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे, और यह मुझको लगता है कि इस चैप्टर का लास्ट जो है स्लाइड होगा। और देखेंगे कि मास्टर ग्रंथि को हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि को हाइपोथैलेमस, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि होती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है पीनियल ग्रंथि होती है। तितली के आकार की ग्रंथि यानी एच आकार की ग्रंथि जो होती है थायराइड ग्रंथि होती है। इमरजेंसी में या करो या मरो या 3F या 4S ग्रंथि जो हम बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को बोलते हैं। उम्र के साथ आकार में घटने वाली ग्रंथि का नाम जो होता है थाइमस ग्रंथि है। आगे देखेंगे कि ताप नियंत्रक ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस होती है। मानव का तीसरी आंख कहलाने वाली ग्रंथि जो होती है पीनियल ग्रंथि होती है। शरीर की जैविक घड़ी कहलाने वाली जो घड़ी होती है ग्रंथि होती है उसको हम लोग पीनियल ग्रंथि बोलते हैं। पीनियल ग्रंथि में मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है जो शरीर की दैनिक सेकेंड्रियन घड़ी का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। और ये चीज़ है रिप्रोटेक्शन, ये क्या है, रेसिप्रेशन, इसको हम लोग श्वास तंत्र बोलते हैं यार। रिसेप्टरी सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे और आप लोगों को अगली वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को क्या करिए कि एक प्यारा सा लाइक करिए, और कम से कम अपने जो तैयारी करने वाले 10 दोस्त हैं उनको कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर जो रिवीजन जो हो रहा है इस समय बहुत तगड़ा हो रहा है। आप लोगों को 4-4 चैप्टर का रिवीजन जो है
2 घंटे 1.5 घंटे में करवा दिया जाएगा और अच्छे से करवाया जा रहा है। ऐसा इसमें कोई बकवासबाजी नहीं की जा रही है। तो आप लोगों के लिए मेरा इतना काम करना है कि पहले 10 लोगों से सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं और कंटेंट जो है आप लोगों को एक तगड़ा कंटेंट मिलेगा। अगर आप लोग अपनी सहमति दिखाएंगे तो मैं काम करने में अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी वीडियो लाऊंगा। कभी कभी मैं इस चैनल पर 200 वीडियो की 200 क्वेश्चन की वीडियो बनाया हूँ, कभी 150 है, कभी 100 है। और उसमें क्या है कि थोड़ी सी भी बकवास नहीं है कि मतलब ज़्यादा बकवास करनी है, क्योंकि आप यूट्यूब पर देखेंगे जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि 30 को क्वेश्चन लेकर आएंगे और 1.5 घंटे आपको बकवास करेंगे। वैसा काम मैं नहीं करता हूँ। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने 10 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि इस चैनल पर लोगों की जो है क्या बोलते हैं उसको, एक विश्वास बने कि हाँ इस पर लोग जुड़े हैं तो यहाँ पर कंटेंट सही मिलता होगा। क्योंकि मुझको लगता है कि जो लोग बड़े बड़े चैनल हैं वो कहीं ना कहीं छोटे ही शुरुआत से बड़े हैं। तो मैं भी अभी शुरुआत किया हूँ और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरा ये चैनल आगे बढ़ सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने 30 स्लाइड को प्रॉपर बताया है और 30 स्लाइड में बहुत अच्छे कंटेंट को मैं बताया हूँ। लगभग 1.5 घंटा से ऊपर हो रहा है और आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरा इतना कम करिए, सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिएगा दोस्तों से अपने, और अपने भी कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। और मैं इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ है आप लोग जानते हैं कि लाइक शेयर और कमेंट से में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, मेहनत भी नहीं लगती है। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा।